साउंड नहीं है क्या जी? साउंड जा रहा है पीछे, ठीक है? जोर से बोलिए थोड़ा सा। यहाँ भी चेयर का जरूरत पड़ता है। विकार बाहर आ रहा है सब। हो गया गैदरिंग, क्या हुआ? और कीजिएगा अल्लाह। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में? और निगल द्वार और कंठ द्वार के बारे में, है ना? चलिए देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है सलाइवरी ग्लैंड की संख्या? 3 जोड़ी होती है ना? कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। तो कौन कौन सब होती है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबसे बड़ा कौन है इसमें? उससे छोटा और सबसे छोटा, और सबकी संख्या है ना 1 जोड़ी, या फिर बोल सकते हैं 2। सबकी संख्या कितनी है? 2 या फिर 1 जोड़ी करके है। उसके बाद फिर हम लोग देखे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है? कहां प्रेजेंट होता है? कान के पास बोल सकते हैं। सबमैंडिबुलर कहां प्रेजेंट होता है? सबमैंडिबुलर कहां प्रेजेंट होता है? ये जबड़ा के नीचे। उसके बाद सबलिंगुअल कहां प्रेजेंट होता है? जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग देखे कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड है इसकी संख्या 6 है, यानी 3 जोड़ी है। कितनी है? 3 जोड़ी है। अब सलाइवरी ग्लैंड में कौन कौन सब एंजाइम मुख्य रूप से पाया जाता है? कौन सब एंजाइम? टाइलिन। अपने में बात नहीं करेंगे, नहीं तो साउंड बढ़ा देंगे, कुछ बात कीजिएगा सुनिएगा नहीं, है ना? इसीलिए अपने में बात कोई नहीं कीजिएगा। अभी 2 आदमी है, आप और हम, तीसरा आदमी नहीं है ना? टाइलिन। अब टाइलिन जो है, ये टाइलिन का अगर यदि हम बात करें तो इसी को क्या कहा जाता है? ये एमाइलेज का कार्य क्या है? क्या करना है इसका कार्य? स्टार्च को पचाना, या कह सकते हैं स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, यह स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और एक एंजाइम होता है माल्टेज, वह माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। या कह सकते हैं 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है ना? उसके बाद फिर हम लोग देखे इसमें एक और होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का कार्य क्या है? जीवाणु को नष्ट करना, जीवाणु को समाप्त करना, जीवाणु को खत्म करना, या फिर उसके मेम्ब्रेन को पाचित करना, है ना? उसके बाद फिर देखे एक दिन में कितना सलाइवा का सेक्रेशन होता है? 1 से 1.5 लीटर, है ना? उसके बाद फिर हम लोग देखे सलाइवा का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है ना? 6.8, या बोल सकते हैं 6.3 से लेके 7.2 तक, है ना? लेकिन वही याद रखेंगे 6.7 6.8 ये इसी के आसपास होता है ना? और जो पेस्ट बनता है दांत साफ करने के लिए, उसका प्रवृत्ति कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया। देखिए शॉर्टकट में भी खत्म कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि एक बार अगर यदि आप लोग साइंस पढ़ ले तो फिर से थ्योरी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़े कहीं भी,
है ना। इसके बाद जो है सो अब डायरेक्ट आप लोग जैसे खत्म हो गया, पूरे पढ़ लिए, तब जितना अधिक से अधिक सेट मारिए, उसी पे आपका रिजल्ट बनेगा, है ना। फेट मारने से कॉन्फिडेंस क्लियर होता, कॉन्फिडेंस बनता है, बढ़ता है कहीं ना कहीं, और सेट से ही जो है कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें छूट गया तो वहां मिलेगा, है ना। अब सब दिन इधर भी पढ़ रहे हैं उधर भी पढ़ रहे हैं, करने से कोई फायदा नहीं है। यही कॉपी को रिवीजन करना है और सेट बनाना है, सेट का डिस्कशन करना, बस हो गया, है ना। तो इसीलिए चाह रहे हैं कि इस हिसाब से पढ़ ले, और जितना अच्छा बायोलॉजी पढ़ने में लगता है उतने अच्छा फिजिक्स भी लगेगा। फिजिक्स लग रहा है कि बहुत टफ है, बहुत कुछ है उसमें, लेकिन बायोलॉजी से भी सिंपल नहीं लगे तो फिर पढ़ाना बेकार है ना। इतने एंजॉय के साथ फिजिक्स भी पढ़ेंगे। साइंस सब सब्जेक्ट, साइंस सब पेपरें वैसने हैं, हिस्ट्री भी बढ़िया है, लेकिन पढ़ाने वाला का होना चाहिए। कहानी की तरफ पढ़िए, उसको कहानी बना के माइंड सेट करके, रट्टा मार के तरफ पढ़िएगा तो हैंग करने लगेगा, है ना। कहानी की तरफ पढ़िए तब लगेगा कि नहीं है ही भी। स्टार्टिंग में नाम जो है कुछ उल्टा पुल्टा सब, वो सब टफ लगेगा, अब बार बार पढ़िएगा तो अपने लगेगा। लेकिन हिस्ट्री थोड़े, यहाँ खाली साइंस का बात करना है हम लोग को। चलिए देखते हैं। इसके बाद जो है एक दांत के बारे में हम लोग देखे थे। दांत जो होता है, जहां दांत के बारे में लिखे थे उसमें लिख लेंगे, दांत जहां पर हेडिंग डाले उसी के नीचे एक पॉइंट ऐड कर देंगे कि दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ऐड कर दीजिएगा उसको थोड़ा सा, ये पूछ देता है कभी कभी, दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, है ना। अब देखें, मुख गुहा से भोजन जो नीचे उतरता है, तो मुख गुहा से भोजन कहां जाता है? चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आगे चलते हम लोग। मुख गुहा से भोजन कहां जाता है? अमाशय में। डायरेक्ट अमाशय में चला जाएगा? अमाशय में नहीं जाएगा, उससे पहले कहां जाएगा? ग्रसनी में। अब ग्रसनी कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। एक को कहते हैं क्या? कंठ द्वार, और दूसरे को कहते हैं निगल द्वार। दूसरे को क्या कहते हैं? निगल द्वार। कंठ द्वार के ऊपर एक वॉल्व होता है, एक चक्का के समान संरचना होता है, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं इसे? और कंठ द्वार का हिंदी क्या होता है जी? इंग्लिश क्या होता है? ग्लोटिस। क्या होता है? अब देखिए, इसको यहीं छोड़ देंगे। कंठ द्वार आगे कहां ओपन होगा? कंठ द्वार आगे कहां ओपन होगा? श्वास नली में। कहां ओपन होगा? श्वास नली में। अब देखिए यहां निगल द्वार है। अब निगल द्वार जो है ये आगे चला जाएगा कहां पे? ये आगे जाएगा ग्राफ नली में। कहां जाएगा ये? ग्रास नली में। ये आगे चला जाएगा ग्राफ नली में। काहे पीछे इतना हलचल हो रहा है? कोई तकलीफ है तो बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है या कोई और बात है, या ज्यादा समझ में आ रहा है ना। इतने में गैदरिंग करते हैं हम लोग तो 500-500 600 का बैच में पढ़ते थे, है ना। अब इतना में अगर यदि गैदरिंग कीजिएगा तो उतना में कैसे होगा? हाँ, छाप छोड़िए क्लास में, है ना। अब कुछ पूछ रहे तो जवाब बढ़िया दीजिए तब ना, है ना। अब पीछे गैदरिंग कर रहे हैं पूरा से एकदम मछली बेच रहे हैं। अब देखिए वैसोफेगस जो है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 मीटर। 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई पूरे का है, तो 25 मीटर कहां से आएगा जी? 25 सेंटीमीटर। और यह जो है हम लोगों का कह सकते हैं, ये ग्रीवा से लेकर के यह जो है सो, है ना, थोरेक्स रीजन को पार करते हुए ये आ जाता है कहां? एब्डोमेन रीजन में। अब हम लोग थोड़ा सा बॉडी का पार्ट देख लेते हैं, है ना। शॉर्टकट में ये बता नहीं रहे हैं, इसे समझ लीजिए डायरेक्ट। अब जो है पार्ट ऑफ बॉडी जो है, ये बॉडी को मुख्य रूप से कौन कौन सा भाग में बांटा गया है? हेड रीजन, नेक रीजन, थोरेक्स रीजन, एब्डोमेन और पेल्विक। बार बार बोलेंगे गला, छाती, है ना, पेट, स्टोमक, ये सब अच्छा नहीं लगता है,
तो अब जो है अगर हेड बोले तो समझ लेंगे कि गला से ऊपर वाला भाग को क्या कहेंगे, हेड रीजन। इसको क्या कहते हैं, हेड रीजन। और गला वाला भाग जो है इसको कहते हैं नेक रीजन। क्या कहते हैं इसको, नेक रीजन। थोरेक्स मतलब हुआ छाती वाला भाग, है ना, जितना में छाती है यानी गला से नीचे। और ये जो हम लोगों का डायफ्राम है, ये डायफ्राम का काम है दो भाग में बांट देना, ऊपर वाले भाग को थोरेक्स और नीचे वाले भाग को एब्डोमेन, है ना। तो थोरेक्स रीजन हम लोग किसको कहेंगे, छाती वाले भाग को। और एब्डोमेन रीजन को किसको कहेंगे, जहां हम लोगों का लीवर है, जहां हम लोगों का स्टोमक है ना। तो वैसे भाग को हम क्या कहेंगे, एब्डोमेन। और एब्डोमेन के नीचे वाला भाग यानी जहां हम लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, जहां हम लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दोनों में जहां रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेल्विक रीजन। तो इस तरह से हम लोगों का जो बॉडी है मुख्य रूप से 5 भाग में बटा हुआ है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। हेड रीजन मतलब हेड, नेक रीजन मतलब गर्दन, थोरेक्स मतलब छाती, एब्डोमेन मतलब जहां लीवर स्टोमक ये सब प्रेजेंट है ना। तो ये हो गया एब्डोमेन। और पेल्विक मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव रीजन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जहां प्रेजेंट है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां प्रेजेंट है उसको पेल्विक रीजन कहेंगे। तो वही चीज है। अब बोले अभी कि ओइसोफेगस जो फैला हुआ है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ओइसोफेगस कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ये गर्दन से लेकर के कहां तक, ये पूरा छाती को पार करते हुए नीचे आ गया है एब्डोमेन तक, है ना। तो बोल सकते हैं कि यह जो ओइसोफेगस है ये ओइसोफेगस नेक रीजन से स्टार्ट होता है और जाकर के ये जो है थोरेक्स रीजन को पार करते हुए एब्डोमेन में खत्म हो जाता है ना। कोई दिक्कत इसमें। तो ओइसोफेगस देके डेफ दीजिए। निगल द्वार क्या लिखे, यह आगे ग्राफ नली में ओपन होता, बहुत हो गया वही, है ना। अब लिखेंगे ओइसोफेगस ग्राफ नली, हाँ ग्राफ नली ओइसोफेगस। जब पहुंचा दिया वो ओइसोफेगस तक तो और उसमें क्या देखना। ओइसोफेगस ग्राफ नली, हाथ फास्ट में चलने दीजिए थोड़ा सा। लिख लिए, लिखेंगे यह नेक रीजन से, नेक NEC के नेक, नेक रीजन से, यह नेक रीजन से थोरेक्स रीजन होते हुए नेक रीजन NEC के नेक रीजन ग्रीवा भाग, नेक रीजन से थोरेक्स रीजन होते हुए एब्डोमेन रीजन में पहुंचता है, एब्डोमेन रीजन में पहुंचता है, एब्डोमेन रीजन में पहुंचता है, जहां स्टोमक में जाकर ओपन होता है, जहां स्टोमक में जाकर ओपन होता है। कहां जाके ओपन होता है, स्टोमक में जाके ओपन होता है। लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट, यह नेक रीजन से थोरेक्स रीजन होते हुए एब्डोमेन रीजन में, एब्डोमेन रीजन में पहुंचता है, जहां स्टोमक में जाकर ओपन होता है। कहां ओपन होता है, स्टोमक में, है ना। तो देखेंगे कि स्टोमक में कौन सा भाग में ये जाके ओपन होता है वो भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। 25 लिखेंगे, एनसीईआरटी को लेके चलेंगे। एनसीईआरटी में देखे हैं इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें ये जो है इसमें भोजन कैसे उतरता है। अब यहां से भोजन आया, अब क्या है कि मान के चलिए एक ट्यूब लिए,
अब इस ट्यूब में, लंबा ट्यूब है, इसमें हम कीचड़ डाल दिए, थोड़ा सा कीचड़ है यहां पे, है ना। कीचड़ मतलब क्या, न पूर्ण रूप से द्रव्य न पूर्ण रूप से ठोस। अब इस कीचड़ को यहां तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे, अगर यहां दबाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, है ना, बगल वाला दबेगा, फिर जहां भोजन रहेगा वहां फैला रहेगा, फिर वहां दबाएंगे फिर आगे बढ़ेगा। तो वही चीज होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है, जैसे भोजन ग्रसनी से नीचे उतरा निगल द्वार से, है ना, तो ये क्या होता है कि इसके वाल में एक विशेष प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें जो है कह सकते हैं कि इसमें शिथिलन एवं सिकुड़न की क्रिया होती है, और उसी के द्वारा भोजन धीरे धीरे क्या होता है, नीचे उतरता है। तो इस विधि को कहते हैं क्रमांकुंचन विधि। कौन विधि कहते हैं, क्रमांकुंचन विधि, इसको कहते हैं क्रमांकुंचन विधि। तो क्वेश्चन पूछता है कि ओइसोफेगस में भोजन कौन विधि के द्वारा नीचे उतरता है, तो क्या हो जाएगा इसका, क्रमांकुंचन विधि। तो लिख लेंगे ओइसोफेगस में भोजन, ओइसोफेगस में भोजन, ओइसोफेगस में भोजन क्रमांकुंचन विधि के द्वारा, क्रमांकुंचन विधि के द्वारा लिख लीजिए पहले, इस क्या लिखे, ओइसोफेगस यानी ग्राफ नली, ग्राफ नली में भोजन क्रमांकुंचन विधि के द्वारा नीचे उतरता है। सर्च मार के देख लीजिएगा इंग्लिश इसका, क्रमांकुंचन विधि के द्वारा नीचे उतरता है। कौन विधि के द्वारा नीचे उतरता है, क्रमांकुंचन। इसमें हम लोगों को ये ग्रफनी और इसमें दो चीज याद रखना है कि कंठ द्वार के ऊपर जो होता है उसे क्या कहते हैं, यानी श्वास नली में भोजन और पानी को जाने से कौन रोकता है, इपिग्लोटिस। और भोजन जो इसमें उतरता है नीचे ओइसोफेगस में, कौन विधि के द्वारा, ओइसोफेगस की लंबाई कितनी होती है। अब देखिए ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद अब क्या होता है, यहां पे ये चला जाएगा कहां पे, एस्टोमक में। कहां चला जाएगा, एस्टोमक में। अब हम लोग एस्टोमक में आते हैं। एस्टोमक जो है मुख्य रूप से 3 भाग में बटा होता है। ऐसे कुछ कुछ बुक में 4 भाग में मिलेगा, लेकिन इसका मुख्य भाग कितना होता है, 3 होता है। अब यहां से आया ये कौन, ओइसोफेगस। अब ये ओइसोफेगस हो गया। अब इसको जो है कहते हैं कार्डियक भाग। इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही है ना, कार्डियक भाग। और इसको बोलते हैं फंडिक भाग। क्या बोलते हैं, चलिए जब हिंदी लिख रहे हैं हिंदी लिखते हैं, है ना, फंडिक भाग। और तीसरा है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग दिख रहा है ना। ये ओइसोफेगस जो है ये आगे एस्टोमक में ओपन हो गया। एस्टोमक में ओपन हुआ तो क्वेश्चन पूछता है कि एस्टोमक में जो ओइसोफेगस ओपन होता है तो कौन सा भाग में ओपन होता है, कौन भाग में हो जाएगा, कार्डियक भाग में। अब इसको याद रखने का तरीका है, कार्डियक भाग ऊपर वाले को क्यों बोलते हैं, ऊपर वाले को कार्डियक भाग हम इसलिए बोलेंगे कि यहां पर जो है हम लोगों का ऊपरी हिस्सा में कार्डियक मसल प्रेजेंट होता है ना। अब जो है सो कह सकते हैं कि यहां हार्ट वगैरह जो होता है वहां कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होता है, कार्डियक भाग। अब नीचे वाला जो भाग है स्टोमक का, यहां पर छिद्र होगा तब ना नीचे उतरेगा, और ये नीचे उतर के कहां चला जाएगा, कहां जाएगा, छोटी आंत का कौन भाग में, ड्यूडेनम में। किस में जाएगा, ड्यूडेनम में। तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक छिद्र। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक छिद्र। अब जो है ये पाइलोरिक छिद्र के पास है तो ये नीचे वाला पाइलोरिक भाग, और बीच वाला जो है वो क्या हो गया, फंडिक भाग। पहले हेडिंग में अमाशय डालेंगे तब ये सब छापेंगे, है ना। हेडिंग में पहले
आमाशय डाल देंगे, स्टोमक डाल देंगे, तब ये बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। आमाशय का इंग्लिश क्या होता है? एस्टोमक। आमाशय का इंग्लिश क्या होता है? एस्टोमक। एक मिनट लिख लेंगे क्या? एस्टोमक यानी आमाशय। हाँ, फिगर बना लेना है और जिधर हम घुमाए हैं उधरे घुमा के रखना है, सही रहेगा। बायोलॉजी में इंजीनियरिंग की है तो शरीर गड़बड़ हो जाएगा, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तब। हो गया? कुछ है इसमें, थोड़े दो गो लकीर मारना है, बस हो गया। अब देखिए, इसमें हम कह सकते हैं कि आमाशय मुख्य रूप से कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और आमाशय से जो भोजन नीचे उतरता है वो कौन सा छिद्र के द्वारा? पाइलोरिक छिद्र के द्वारा। ये हो गया। अब देखिए आमाशय में क्या होता है, ये आमाशय प्रेजेंट कहां पे होता है ना? तो आमाशय जो है हम लोगों का जो एब्डोमेन रीजन है, एब्डोमेन रीजन में ये बाईं ओर प्रेजेंट होता है। कौन ओर प्रेजेंट होता है? बाईं ओर। और इसके जो दाहिने ओर प्रेजेंट होता है, वो दाहिने ओर क्या प्रेजेंट होता है? इसके यहां पे लीवर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लीवर प्रेजेंट होता है। इसका भी वजन लगभग कितना केजी का होता है? 1.5 केजी का होता है। 1.5 केजी पढ़ेंगे, है ना? लीवर जो है कितना होता है? 1.5 केजी। अब अगर यदि ऑप्शन में देगा तो 1.5 केजी का जो नजदीकी ऑप्शन रहेगा वही मारेंगे। 1.5 केजी से ऊपर वाला 1.6 है ना, या 1.55 कुछ भी दे देगा, लेकिन देगा जनरली 1.5 केजी से ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ी ग्रंथि है हम लोगों का शरीर का, है ना? ये मल्टी टैलेंटेड है, बहुत चीज करता है। शरीर का कोई फंक्शन कहीं रुक जाता है तो ये जो है तत्कालिक उसको जो है सो संभालने का कार्य करता है। अब देखिए, इसमें इस साइड में लीवर प्रेजेंट है। लीवर के बारे में पूछे तो दाहिना साइड में हम लोगों का जो है यहाँ लीवर है ना, यहां मार देंगे अगर चाकू तो लीवर निकल जाएगा पूरा। इस साइड में जो है बाएं साइड में क्या प्रेजेंट होता है? एस्टोमक। बाएं साइड में एस्टोमक, बाएं साइड में एस्टोमक प्रेजेंट होता है। अब देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि खाना खाने के बाद कौन करवट सोना चाहिए? बायां करवट सोना चाहिए। बाएं करवट सोने का आदत है तो कहा जाता है अब निरोगी है, दाएं करवट सोते हैं तो रोगी है। अगर यदि सीधे उल्टा सोते हैं, जैसे मुर्दा सोता है ऐसे उसका अपोजिट सोए सीधे, तो भोगी है ना? भोगी समझते हैं ना? तो वही चीज है। अब देखिए इसमें, अब देखिए यहां पे ये क्या होता है? भोगी मतलब क्या? नहीं समझते हैं? भोगी मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि घनानंद, है ना? घनानंद का नाम सुने है ना? बस वही सीधे समझ लीजिए। अब देखिए इसमें ये कार्डिक हो गया, फंडिक हो गया, पाइलोरिक हो गया। अब बाएं साइड से सोने से क्या होता है कि यहां पर भोजन आके स्टोर हो गया। कहां स्टोर हो गया? भोजन आके यहां पे स्टोर हो गया। अब भोजन कीजिएगा यहां तक ले लीजिएगा तो फिर दिक्कत है ना? कंठ तक तो नहीं रहेगा, तब फिर श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगा, है ना? यहां तक जाएगा, इधर यहां तक पहुंच जाएगा। अब ये भोजन जब लीजिएगा तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। अब जो है इसमें HCl वगैरह मिलेगा नहीं। अब यहां पर भोजन क्यों कम करना चाहिए और बाएं करवट क्यों सोना चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या होता है? सो देखिए कि यहां पर हम लोग जानते हैं कि आमाशय के दीवार में क्या प्रेजेंट होता है? आमाशय के आंतरिक दीवार में क्या प्रेजेंट होता है? जठर ग्रंथियां। क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस यानी जठर ग्रंथियां। अब ये जठर ग्रंथियां तो प्रेजेंट है आमाशय में, लेकिन आमाशय का जो मेन भाग है यानी फंडिक भाग है, बीच वाला भाग है, यहां पर इसकी संख्या काफी अधिक है।
इसकी संख्या काफी अधिक है। अब यहां पर काफी अधिक है। अब ये जो है जठर ग्रंथि से पर डे 3 लीटर से 3.5 लीटर किसका सेक्रेशन होता है? गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। किसका सेक्रेशन होता है? गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। अब यह गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। अब क्वेश्चन यह पूछता है कि आमाशय के आंतरिक भित्ति में, आंतरिक वाल में जो छोटी छोटी नलिका नुमा ग्रंथियां होती है, उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? उस ग्रंथि को गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसी का हिंदी क्या होता है? जठर ग्रंथियां। क्या होता है? जठर ग्रंथियां। अब जो है भोजन करने का एक तरीका यह भी है कि अभी भोजन किए, अब यहां भोजन लगभग 4 घंटा तक, जितना स्टॉक करना है एक के बार में कर लेना है, उसके बाद कम से कम 4 घंटा 5 घंटा के बाद भोजन करना चाहिए, जिससे जो है पाचन सही ढंग से हो पाता है। अब थोड़ा सा है ये है, उसी में डालते गए मील के तरह है ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है, उसमें हजम सही से नहीं होता। कारण यह है इसका कि अब जो इससे 3 लीटर से 3.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है, तो वो गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या सब चीज है वो देखते हैं हम लोग। यहीं से TRE 2 में क्वेश्चन पूछा था 9th-10th में, है ना, जो अतुल चाचा गलती कर दिए और उसका कुछ परिणाम भी नहीं आया। देखिए कहां गलती हुआ है। अब क्या है इसमें कि ये जो है गैस्ट्रिक जूस, अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड लिखते हैं पहले, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इसमें जो सेल प्रेजेंट होता है वो कौन सा सेल होता है? जाइमोजन, है ना। जनरली बायोलॉजी क्लास में कंपटीशन का ये नहीं मिलेगा, लेकिन हम 1-2 क्वेश्चन बैंक में देखे कि जो है सो पूछ दिया कि HCl का फ्रावन कौन सा कोशिका से होता है, तो लगा कि नहीं पढ़ा देना चाहिए। जाइमोजन, ऑक्सीएंटिक कोशिका, तीसरा है एक है श्लेष्मा कोशिका। क्या है? श्लेष्मा कोशिका। और तीसरा है अर्जेंटोफिन कोशिका। अर्जेंटोफिन कोशिका, है ना। तो इसमें जो है ये जाइमोजिन, ऑक्सीएंटिक, अर्जेंटोफिन, फ्लेस्मा, इसको अगर यदि ऐसे जनरली तो याद नहीं रहता है। अब इसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं जाओ अर्जेंटीना से, है ना, जाओ अर्जेंटीना से, जाओ, जा से जाइमोजिन, ओ से ऑक्सीएंटिक, अर्जेंटीना का यहां पे हम कह सकते हैं अर्जेंटोफिन, और सौ से फ्लेस्मा कोशिका। इसका यही एक उपाय है याद करने का, भी मत लिखिए इसको, है ना, जाइमोजिन, ऑक्सीएंटिक, अर्जेंटोफिन और फ्लेस्मा कोशिका। अब देखिए यहां से क्या क्या सब चीज का सेक्रेशन होता है। ये जो सेल है, ये जो कोशिकाएं है, वो कहां है? किसमें? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। किसमें प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में है, तो जाइमोजिन से जो सेक्रेशन होता है यहीं से, है ना, प्रोरेनिन का। किसका? प्रोरेनिन का। अब जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से किसका सेक्रेशन होता है? गैस्ट्रिक जूस का। अब गैस्ट्रिक जूस में जो होता है प्रेजेंट, वो क्या होता है? प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन। क्या होता है? पेप्सिनोजेन। ऑक्सीएंटिक सेल पे होता है HCl। यही क्वेश्चन कई एक बार पूछा है, ये क्वेश्चन भी देखें क्वेश्चन बैंक में बहुतों बार। प्रोरेनिन भी देखने के लिए मिला इस बार यही TRE 2 में कि रेनिन का फ्रावन कहां से होता है, तो दे दिया ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, है ना। 11th का NCERT का पेज नंबर 262 में दिया हुआ, तीसरा टॉपिक में, है ना, तीसरा पैराग्राफ में दिया हुआ है कि अब जाइमोजिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो जाइमोजिन कोशिकाएं होती है उससे प्रोरेनिन का फ्रावन होता है, और प्रोरेनिन में HCl मिलता है तो वो रेनिन बन जाता है। तो कुल मिला के फ्रावन कहां से हुआ? गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही, जब ऑप्शन है ना, लेकिन उसको मान्यता नहीं दिया। अब देखिए ये HCl हो गया। उसके बाद अर्जेंटोफिन, यहां से होता है सीरोटोनिन का। यहां थोड़ा सा हम लोग डीप में घुसे हैं, BPSC को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, BPSC दरोगा इस सबको, है ना, ये छोटा मोटा सब चीज को नहीं। श्लेष्मा कोशिका, इसमें होता है फ्लेस्मा का फ्रावन। किसका होता है? फ्लेस्मा। इसी को म्यूकस बोलेंगे,
है ना, जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो सबका पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर यह श्लेष्मा का स्रावन होता है। अब यह श्लेष्मा का स्रावन हुआ तो अब ये सब कार्य कैसे करता है? एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है यह हमेशा होता है एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक, यानी कह सकते हैं अम्लीय। भूलेंगे नहीं, लार ग्रंथि से जो लार निकलता है उसका भी प्रवृत्ति मुख्य रूप से कहे तो कैसा होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है ना। ये जो स्रावित होता है इसका भी जो होता है प्रवृत्ति कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसको भूलेंगे नहीं। इसके बाद फिर हम लोग पित्त जो पढ़ने वाले हैं बाइल के बारे में, उसका प्रवृत्ति क्षारीय होता है। उसका प्रवृत्ति क्या होता है? क्षारीय होता है। अब देखिए क्या है, यहां पे तो हम लोग का क्लियर हो गया। जाइमोजिन बोलिए, याद हो जाएगा। जाइमोजिन कोशिका से किसका स्रावन होता है? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन। किसका होता है? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन। प्रोरेनिन पेप्सिनोजेन का स्रावन कहां से? कहां से? जाइमोजिन से। ऑक्सीएंटिक सेल से किसका स्रावन होता है? एचसीएल का। एचसीएल का स्रावन कहां से होता है? ऑक्सीएंटिक सेल से। अर्जिनटोफिन कोशिका से किसका होता है? सीरोटोनिन का स्रावन कहां से? श्लेष्मा कोशिका से किसका होता है? श्लेष्मा। किसका होता है? श्लेष्मा। चलिए आप बात करते हैं, है ना। प्रोरेनिन का स्रावन कहां से? जाइमोजिन से। श्लेष्मा का स्रावन कहां से? सीरोटोनिन का स्रावन कहां से? एचसीएल का स्रावन कहां से? कुछ है इसमें? अब ये सब सेल कहां पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाए जाते हैं? अमाशय के आंतरिक भित्ति में। आंतरिक भित्ति में। अब अमाशय का आंतरिक भित्ति है तो अमाशय के आंतरिक भित्ति में कौन सा भाग में, अमाशय के कौन सा भाग में सबसे ज्यादा जठर ग्रंथि पाए जाते हैं? फंडिक। कौन सा भाग में? अमाशय कितने भाग में मुख्य रूप से? कितने भाग में? कौन कौन सब? कार्डियक, फंडिक और अमाशय किसका भाग है? अमाशय किसका भाग है? आहार नाल का। ग्राफ नली बोलती है। 1180 ग्राम, इधर 1350 ग्राम। समझ रहे हैं ना, है ना। तो वही चीज है। यह किसका है? आहार नाल का। किसका है? आहार नाल का। अब चलिए देखते हैं इसमें। यह हो गया जाइमोजिन कोशिका, ऑक्सीएंटिक, अर्जिनटोफिन और श्लेष्मा कोशिका, है ना। उसके बाद अब देखिए यहां यह हो गया। अब कहेगा इस सब का कार्य कैसे कैसे होता है ना। यह अमाशय है। पढ़ाई के सिवाय दूसरा चीज को सीरियस नहीं लेंगे, नहीं तो फिर लग जाएगा, है ना। आप ही लोग के लिए कहीं ना कहीं हो रहा है। देखिए यहां पे ये जो है इसमें देखे ये सब है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अब जैसे भोजन लिए, कल बताए कैसे कैसे भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, है ना। अब वो सब भोजन जो लिए, भोजन के साथ, है ना, अभी यहीं पे कोई प्रसाद दे दो तो प्रसादों खा लेंगे बिना हाथ धोए। अब उसमें काफी अधिक मात्रा में राइनो वायरस जाएगा साथ में, है ना। जानते हैं ना कि राइनो वायरस यहाँ भरा पूरा है। साफ सफाई करते सर्दी जुकाम स्टार्ट हो जाता है। सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण? राइनो वायरस के कारण। बाद में बहुत चीज सीख लेंगे। अब ये प्रसाद है। अब ये खाए या फिर कुछ भी खा लिए, फास्ट फूड खाए, है ना, कुछ भी लिए। अब ये सब चीज जो लिए तो इसमें सारा चीज गया। कुछ बैक्टीरिया जाएगा, कुछ वायरस जाएगा, कुछ मात्रा में प्रोटोजोआ जाएगा, है ना। तो ढेर सारा चीज जाएगा, इतने लेके चलते हैं। अब ये सब चीज जो गया तो जाने के बाद ये सब आ गया कहां पे? अमाशय में। कहां से आया? अब बोलना बंदे नहीं कर दीजिए। कहां से आया? ग्राफ नली में, है ना। ग्राफ नली से अब यहां आ गया भोजन। कौन आ गया? भोजन। ये भोजन यहां रुकेगा कितना देर? है ना, लगभग 4 घंटा कह सकते हैं। अब ये रुकेगा यहां पर 3 से 4 घंटा। अब क्या होता है कि इस भोजन में अब यहां पर जठर ग्रंथि ढेर सारा है ना। जब भी भोजन करेंगे तो जठर ग्रंथि को थोड़ा सा कंफर्ट छोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना। कंफर्ट छोड़ेंगे मतलब कम लेंगे। अभी ब्याह शादी का टाइम ढेर है ना। फ्री में भोजन ढेर मिलता है। स्टूडेंट सबको कहीं से कार्ड आ गया तो अलगे बात हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सबने गुजरा है, सबने जानता है। अब देखिए तब तो वही पकड़ा गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है। अब इसको कंफर्ट छोड़ने का मतलब है कि भोजन जितना जगह है उससे कम करेंगे थोड़ा सा,
भोजन जब ज्यादा खाइएगा, ज्यादा लीजिएगा, तो लंबाई इतने रहेगा, चौड़ाई खाली बढ़ते जाएगा। मतलब क्या, यह क्वेश्चन आता है, ज्यादा भोजन ग्रहण करने से अमाशय का क्या बढ़ता है? चौड़ाई। क्या बढ़ता है? लंबाई उतने रहेगा, जगह रहेगा तब ना बढ़ेगा। नीचे किडनी वगैरह सब भी है, उस सबको भी जगह चाहिए, है ना। तो ये जो है उतने रहेगा, चौड़ाई बढ़ते जाएगा, है ना, पहुंच जाएगा। अब देखिए यहां पे ये हो गया। अब यहां पर आता है भोजन में, हम लोग देखें, ये जठर ग्रंथि से जठर रस आता है। क्या आता है? गैस्ट्रिक जूस आता है। गैस्ट्रिक जूस में अभी हम तुरंत देखें, अब जिसका जिसका जैसे जैसे कार्य होगा वहां तो हम लोग देख लिए कौन फेल से किसका फ्रावन होता है। अब सिर्फ देखेंगे कार्य जिसका जैसे जैसे आता है। ये HCl का फ्रावन हुआ, लिखा देंगे, समझिए ना, किताब में तो है ना, सिस्टमेटिक ढंग से लिखा देंगे तो याद रहेगा, और कहीं कुछ से कुछ घुसड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए यहां HCl है। ये HCl क्या करता है? भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया वायरस आया, यानी अनवांटेड मटेरियल आया, अनवांटेड मटेरियल आया, तो इस अनवांटेड मटेरियल को ये इनएक्टिव कर देगा। ये क्या कर देगा? इनएक्टिव, यानी निष्क्रिय कर देगा। ये निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय करने का मतलब क्या? अब जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, ये सबको तो मार देगा, ये सबको मार देगा, लेकिन जो भी अब इसके अलावा मिट्टी आ गया या कोई अनावश्यक पदार्थ आ गया, कीचड़ वगैरह आया, तो उन्हें क्षति पहुंचाएगा, उसको ये निष्क्रिय कर दिया। ठीक है। अब यहां पर आता है किसका सेक्रेशन होता है? तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि यहां पर पेप्सिनोजेन आता है। कौन आता है? कौन सेल से सेक्रेशन? पेप्सिनोजेन किससे? जाइमोजिन से। याद रखेंगे, किससे? जाइमोजिन से। अब ये पेप्सिनोजेन जो है, इसमें मिल गया पेप्सिनोजेन में कौन? पेप्सिनोजेन में कौन मिल गया? HCl मिला ना, ये बन गया पेप्सिन। क्या बन गया? पेप्सिन। अब ये पेप्सिन जो है, ये तो है निष्क्रिय अवस्था में, आज समझ रहे हैं, कल छापेंगे इसको, है ना। और ये जैसे पेप्सिन बना तो ये हो जाएगा क्या? सक्रिय, है ना। ये क्या हो गया? सक्रिय। ये पेप्सिन क्या करता है? अब हम लोग खाए सोयाबीन, है ना, अब खाए दाल। एक चीज गौर किए होंगे, गांव में जब तक वही लड़का रह रहा है, गांव में वैरायटी वैरायटी मम्मी हाथ का मिल रहा है, उसका शरीर में वृद्धि हो रहा है ना। 6 महीना आके पूर्णिया में रहा, पूरा एकदम हेल्दी हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, है ना, थोड़ा सा स्मार्ट हो गया। कारण क्या? यहां सबसे ज्यादा खाया वो DBC, सोयाबीन खाया, है ना। दाल में है प्रोटीन, सोयाबीन में है अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन। अब जो है सो जैसे तैसे करके एक के फात कुकर में बना लिया सब्जी, है ना, तो उस सब्जी को भी किसी तरह से भूखाल रहता है, सब निकल जाता है, पता नहीं चलता है ना। हम लोग भी थे, अब जब 3 भाग खा लेते थे तब पता चलता था कि अब खाना का स्वाद कैसा है ना। तो वही होता है, मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो यही चीज है। अब दाल सोयाबीन खाए तो इसमें अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन है। अब जब प्रोटीन अधिक मात्रा में, तो प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग करना, मतलब टिश्यू का रिपेयरिंग करना, टिश्यू का मरम्मत करना, यही ना है। तो मरम्मत हुआ, बॉडी बना। अब जो पूरा टिश्यू का मरम्मत हो गया, सेल जो है डेवलप किया, सब कुछ किया, तो शरीर बढ़ गया। उसको क्या पता घर में दाल भात का करामत है, ये उसी का कमाल है ना। तो ये जो है ना, दाल सोयाबीन ये सब में, और जानते हैं कि सबसे ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन है ना। तो यही करता है शरीर में सेल का निर्माण, सेल का मरम्मत, समझ गए। तो ये चीज है। अब वही है कि ये जो सोयाबीन दाल खाए, इसमें प्रेजेंट है क्या? प्रोटीन। पेप्सिन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? प्रोटीन। यहां पे प्रेजेंट है प्रोटीन। अब देखिए, ये प्रोटीन को ये सक्रिय पेप्सिन बदल देगा पेप्टोन में। किसमें बदलेगा? पेप्टोन में। और ये पेप्टोन का हम लोग का शरीर में यूज होता है ना, इसी का हम लोग यूज करते हैं। अब एक है प्रोरेनिन, एक और आया था ना वहां से, कौन आया था? प्रोरेनिन। तो ये प्रोरेनिन क्या करता है? ये प्रोरेनिन, अब देखिए, ये प्रोरेनिन जो है,
इसमें मिल गया फिर कौन, HCl, ये प्रोरेनिन बन गया रेनिन, है ना। अब छोटे बच्चा जो है वो पूरा से भात दाल खाता है, क्या करता है जी, केवल दूध पीता है ना। अब जो दूध पीता है तो वो दूध को पचाने वाला एंजाइम जो है वो कौन है, प्रोरेनिन। यही प्रोरेनिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में यहां होता है। कौन फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। अब जैसे HCl निकला तो HCl निकलने के बाद ये कौन फॉर्म में हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में। अब यही रेनिन जो है ये रेनिन करता है, मिल्क में केसिन प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो उजला होता है। केसिन के टूटने से ही दूध से दही बनता है ना। तो वो केसिन को पचाने के कार्य करता है। यानी छोटे बच्चे में जो दूध का पाचन करने वाला एंजाइम होता है उसे क्या कहते हैं, रेनिन। क्या कहते हैं, रेनिन। अब रेनिन का निर्माण कैसे होता है, प्रोरेनिन में क्या मिलता है, क्या मिलता है, HCl, ये रेनिन बना। और ये रेनिन का स्रावन केवल और केवल छोटे बच्चों में ही होता है। किसमें होता है, छोटे बच्चों में होता है। ये जैसे अडल्ट होते जाता है धीरे धीरे निष्क्रिय होते जाता है। जैसे पिनियल ग्लैंड का नाम सुने हैं ना, वो क्या होता है, अब जो है घर में अब हम लोग खा पी लिए, सवेरे सो गए 10 बजे 11 बजे 12 बजे, अब दादाजी सब ऐसे जगले हैं 1 बजे तक, है ना, और सवेरे 3 बजे जग गए हैं, 12 बज गया अभी तक जगा नहीं। कम सोता है सो बात नहीं, उसको कम सोना मजबूरी है। काहे, तो पिनियल ग्लैंड जो होता है उससे जो हार्मोन का स्रावन होता है वो हार्मोन क्या करता है, वो नींद को कंट्रोल करता है। जिसमें जितना ज्यादा सक्रिय होता है उसको उतने ज्यादा नींद लगता है। जैसे अब भैया देखिए कितना सक्रिय है उसका पिनियल ग्लैंड, है ना। तो वही चीज है, उसी से याद आया, है ना। अब देखे होंगे छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा जो जन्म लिया वो पूरा दिन सुतले रहता है, फिर भी उसका नींद पूरा नहीं होता है। अगर नहीं वो अगर जग गए नहीं सो रहा, माथा के पास थपथपा देते हैं। काहे माथा के पास थपथपाते हैं, पैरों में दे देना चाहिए पैरे में, है ना। तो यहाँ थपथपाने का मतलब है कि मस्तिष्क का बगल में पिनियल ग्लैंड होता है और वही पिनियल ग्लैंड जो है सक्रिय हो जाता है और उससे हार्मोन का स्रावन होना शुरू हो जाता है और जिसके कारण वो आसानी से सो जाता है। समझ गए ना कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, इन लोग को ज्यादा कम आएगा, है ना। तो ये चीज है। अब वही पिनियल ग्लैंड धीरे धीरे यंग होते जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो निष्क्रिय होते जाता है। और जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसका जो है सो थोड़ा बहुत काम करता है, तो वही 2 घंटा सोते हैं वो। तो ये चीज है ना। तो नींद को कंट्रोल उसी के द्वारा होता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? उसी तरह से ये रेनिन भी जो है, ये रेनिन क्या करते हैं, तो छोटे बच्चे में मिल्क का पाचन करने का कार्य करता है। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद अब क्या बचा यहां पे, HCl हो गया, प्रोरेनिन रेनिन हो गया। अब बचा है यहां एक है सीरोटोनिन। क्या है, कल समझाएंगे नहीं, खाली छपवाएंगे, है ना। अब ये जो सीरोटोनिन है, ये सीरोटोनिन क्या करता है, तो आंत जो होता है उसको सक्रिय बनाता है। इसके अलावा ये जो है कई प्रकार के शरीर के कार्यों को जो है सो ये बैलेंस बनाने का कार्य करता है। इसमें इतने देखना है। फिर एक आया हम लोगों का म्यूकस यानी श्लेष्मा। कौन, म्यूकस। अब म्यूकस का अगर यदि हम बात करते हैं तो ये म्यूकस क्या है, म्यूकस का बात करें, अब है क्या कि कुछ व्यक्ति जैसे अब हम लोग हैं, है ना, हम लोग का कहावत है कि अब जिसको कोई बीमारी होना है, कितनों पढ़ लिख लिए हो ही जाता है, कितनों सतर्क रहे, ऐसा नहीं है। अब जो व्यक्ति ज्यादा भूखे रहते हैं उसका तो आमाशय खाली है, खाली है ना, लेकिन यहां पर जो गैस्ट्रिक जूस है वो तो स्रावित होना बंद नहीं होगा, वो तो आएगा ही। अब जो है ये आता है तो गैस्ट्रिक जूस में हम लोग देखें यहां क्या प्रेजेंट होता है, HCl। क्या प्रेजेंट होता है, HCl। ये HCl से, ये HCl जो है इतना चीज को सक्रिय किया। कहीं पे अगर यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कहीं एसिड डाल दे तो क्या होगा जी, जल जाएगा, जलेगा ना, खत्म हो जाएगा। तो ये HCl अंदर में ऐसे पड़ल रहेगा तो कुछ काम नहीं करेगा, ऐसे लगता है पड़ल रहेगा। तो बार बार जो ये HCl जो रहता है, अब ये HCl इसका भी श्रावण होता है। गैस्ट्रिक जूस में हम लोग देखें किसका, म्यूकस भी होता है। अब ये म्यूकस क्या करता है, ये HCl जब खाली पेट में रहता है तो इसके दीवार को ये जला नहीं दे,
इसके दीवार को ये खत्म नहीं कर दे, उसी को बचाने का कार्य करता है। अब कोई व्यक्ति धूर्त बन गया, बार बार एक दो बार जो है उसको समाज समझाने का कार्य किया, घर समझाने का कार्य किया, नहीं संभला तो जाओ मरो जहां मरना है, होता है ना। वही यहां पर है म्यूकस। जब ये HCl बार बार आप स्टोमक को खाली रखिएगा तो उससे क्या होगा कि ये HCl जो है बार बार इस पर आके प्रभाव डालेगा ना, प्रभाव डालेगा, और ये जो है बार बार उससे बचाने का कार्य करेगा। कौन? म्यूकस। ये बार बार उसको बचाने का कार्य करेगा। जब ये थक जाएगा, जब इसके कमी होने लगेगा, तब ये HCl इस पर हावी होगा और यहीं पर धीरे धीरे जो है सो क्या हो जाएगा, तो यहां पर कह सकते हैं कि घाव होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग अवस्था में जब होता है तो इसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। अब जब यही पूर्ण रूप से जब विस्तार हो गया तो यही हो जाएगा क्या? कैंसर। स्टोमक में कैंसर होता है ना, तो सबसे बड़ा रीजन अभी का टाइम का यही है कि ज्यादा देर भूखे रहने वाले व्यक्ति में पेप्टिक अल्सर, फिर उससे क्या होता है? कैंसर होता है। अब एक ये हो गया। दूसरी बात यह है कि अब जो है यहां पर HCl ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्रावित होते रहे, बहुत ज्यादा स्रावित होते रहे, तो इसको जो है सो अब कंट्रोल करने वाला भी कोई है। तो वो जो सीरोटोनिन है ये काफी हद तक कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन? सीरोटोनिन। कौन करता है? सीरोटोनिन। तो इसको कंट्रोल करने का कार्य करता हो गया और स्रावित नहीं होना है, लेकिन फिर भी जो है सो ऐसा कहिएगा पूर्ण रूप से ये कंट्रोल कर लेता है, इस पे हावी हो जाता है, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया सब चीज क्या है? तो अगर यदि पूछे HCl का कार्य क्या है, तो सीधे बोलेंगे भोजन में आए हुए अनावश्यक पदार्थों को समाप्त करना, खत्म करना, है ना। उसके बाद फिर दूसरा कार्य पूछे तो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना, सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखें कि यहां पर जो है सो दूसरा है, दूसरा कौन सा है? प्रोरेनिन। क्या है? प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन जो है इसका स्रावन होता है, और ये प्रोरेनिन जो है इसमें HCl मिला तो रेनिन बना, जो बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में इसका स्रावन होता है, उसका दूध का पाचन में हेल्प करता है। कोई दिक्कत है? फिर देखें हम लोग ये सीरोटोनिन, यह जो है HCl को स्रावित होने के लिए भी इसको भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। साथ में यह भी देखें कि सीरोटोनिन जो है आंत को यह जो है सो कहीं न कहीं जो है हेल्प करता है पाचन करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग देखें म्यूकस यानी फ्लेस्मा। फ्लेस्मा का कार्य है कि HCl से अमाशय के आंतरिक दीवार को बचाना। क्या करना? बचाना। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया। तो ये स्टोमक में ये क्रिया होने में कितना समय लगा? 3 से 4 घंटा। कितना? और जब यहां पर यह क्रिया होगा इसका नाम, अब भोजन का नाम हो गया चाइल। क्या हो गया? चाइल। अब जब लार तार मिलने के बाद जो नीचे उतरता है उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं उसको? काइम। अमाशय में इतना कार्य हो गया जिसको क्या बोलेंगे? चाइल। कोई दिक्कत इसमें? क्या? अब जो है यहां से भोजन धीरे धीरे किसके द्वारा नीचे उतरेगा? भोजन किसके द्वारा नीचे उतरेगा? पाइलोरिक छिद्र के द्वारा। किसके द्वारा? पाइलोरिक छिद्र के द्वारा। और पाइलोरिक छिद्र के द्वारा उतर के ये कहां चला जाएगा? ड्यूडेनम में। छोटी आंत का ड्यूडेनम में। तो ये रहा पूरा हम लोगों का अमाशय। जितना चीज यहां से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि भोजन में उपस्थित वसा का आंशिक रूप से पाचन कहां होता है? वसा का आंशिक रूप से भी पाचन अमाशय में होता है। अमाशय में आंशिक रूप से, और छोटी आंत में पूर्ण रूप से। छोटी आंत में पूर्ण रूप से देखेंगे किस तरह से ट्रिप्सिन उसको पचाने का कार्य करता है ना। तो इसको कल हम लोग नोट कर लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? आज यहीं तक। इसको नहीं उतारना है, जो लिख लिए अब कल लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत किसी को?